हैश निकाल दी। अच्छा, उसके थ्रू हायरन बूट क्लियर हो रहा है, मतलब पासवर्ड सेट ही नहीं हो रहा उस पे। हाँ, आप कुछ गलत कर रहे होगे बीच में कोई स्टेप। उसमें ना अनलॉक का ऑप्शन होता है, अनलॉक तो नहीं क्लिक कर रहे हो आप? दो बट होते हैं, अनलॉक होता है और एक सेव चेंजेस करके होता है। चेंज पासवर्ड में सेव चेंजेस भी आता है ना, अगर आपने अनलॉक पे क्लिक कर दिया होगा तभी वो पासवर्ड हटा रहा होगा, अदरवाइज एक बार दोबारा ध्यान से। तो पहले अकाउंट का पासवर्ड सेट करना, फिर उसको चेंज करके देखना है बूट से। ओपन अकाउंट को पे भी काम नहीं करेगा, मतलब अकाउंट आपका पहले से ही बिना पासवर्ड के है, उस पर भी काम नहीं करेगा ये। पासवर्ड लगाया, उसको एक बार लॉगिन कर लो, अगर नया अकाउंट बनाया तो लॉगिन कर लो एक बार, मतलब स्क्रीन ओपन होगी उसकी, उसके बाद फिर हैंड बूट को ट्राई करो और हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोनों को वीएम। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन और वेब सर्वर हैकिंग वाला मॉड्यूल स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में? अच्छा, यूआरएल लास्ट में बता दिया था आप लोगों को, और क्या बताया उसमें? पैरामीटर्स बता रहा था मैं आप लोगों को। चलिए, तो पैरामीटर्स ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, रिकॉर्ड लिख लीजिए आप, टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में एक पैरामीटर देखा था जो यूआरएल पे था, है ना, मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर्स कैसे दिखते हैं, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा जाता है यूआरएल में। तो वो जो पैरामीटर्स थे, वो किस तरीके के होते हैं? उनको बोला जाता है गेट पैरामीटर्स। सेकंड होते हैं पोस्ट पैरामीटर्स। थर्ड होते हैं हेडर पैरामीटर्स। अब ये समझ लीजिए, क्योंकि पैरामीटर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। पैरामीटर्स का मैं मतलब वो बता रहा हूँ कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, आपके हाथ में हो सकता है कि आपने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, क्योंकि पैरामीटर्स आप समझ जाओगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा कि वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज या वेब सर्वर की वल्नरेबिलिटीज कैसे एक्सप्लॉइट और कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। तो सबसे पहले पैरामीटर इसके मतलब समझ लीजिए। गेट पैरामीटर, आपको पता है कि एचटीटीपी के दो बहुत पॉपुलर मेथड्स होते हैं, रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं। पहला मेथड का नाम क्या होता है? गेट। और दूसरे रिक्वेस्ट मेथड का नाम क्या होता है? पोस्ट। ठीक है, गेट और पोस्ट में डिफरेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। क्या बताया था गेट और पोस्ट का मतलब? अपलोड करना या कुछ उसको प्रोवाइड करना। गेट का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले किसी वेबसाइट पे गए और आपने बोला कि मुझे एक रिक्वेस्ट भेजनी है, गेट रिक्वेस्ट, उसके लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए। तो आप ये क्या रिक्वेस्ट भेज रहे होगे? गेट रिक्वेस्ट। आपने बोला कि मुझे लॉगिन पेज एक्सेस करना है या अकाउंट पेज एक्सेस करना है या फिर कार्ड एक्सेस करनी है अपनी। ठीक है, तो आपने उसके लिए एक रिक्वेस्ट भेजा। तो वो रिक्वेस्ट क्या होगी? गेट रिक्वेस्ट। आपने सर्वर को बोला कि मुझे ये पेज एक्सेस करना है, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स में वो पेज दिखा दिया, अगर वो पेज एग्जिस्ट करता होगा तो। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं दिखाएगा, आपको एरर दे देगा वो। ठीक है, एरर्स पे भी हम लोग बात करेंगे अभी। दूसरी रिक्वेस्ट होती है पोस्ट। अब इसी पेज पे आप पोस्ट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। कैसे? आपको पता है कि अब लॉगिन पेज आपके सामने है, तो वो दो चीजें आपसे मांग रहा होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। पोस्ट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती हैं जब आप कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हो, आपने कुछ कंटेंट दिया उसको जिसके ऊपर आपका सर्वर काम करता है। आपने क्या दिया होगा यहाँ पे? आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओटीपी सबमिट करते हो आप, कोई फॉर्म को फिल करते हो आप, रजिस्ट्रेशन करते हो अपना। तो उस समय क्या करते हो आप? अपने डिटेल्स, आप अपना डेटा, आप अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हो। तो वो जो कंटेंट होता है और वो किस तरीके की रिक्वेस्ट के साथ जाता है सर्वर की तरफ? पोस्ट रिक्वेस्ट। तो ये हमेशा याद रख लो। गेट रिक्वेस्ट मतलब हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि हम प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। बट गेट रिक्वेस्ट में मतलब होता है कि हम डायरेक्टली किसी पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट में हम अगेन किसी पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, बट हम लोग कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में। आप कोई कमेंट डाल रहे हो किसी वेबसाइट पे, कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, कहीं कुछ मैसेजेस डाल रहे हो, तो वो सारी रिक्वेस्ट क्या कहलाती है? पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है।
तो गेट पैरामीटर्स भी होते हैं और पोस्ट पैरामीटर्स भी होते हैं। गेट पैरामीटर्स कहाँ पे मिलेंगे, हमेशा याद रखिए यूआरएल पे। अगर मैं गेट पैरामीटर्स बोलूँ तो गेट पैरामीटर्स हमेशा सिर्फ कहाँ मिलेंगे, यूआरएल पे। जैसे आपने लास्ट क्लास में जो एग्जांपल देखा था वो किसका एग्जांपल था, गेट पैरामीटर्स का एग्जांपल था। क्योंकि वो जो पैरामीटर्स थे, आईडी या फाइल नाम का जो पैरामीटर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वो किसके ऊपर था, कहाँ पे थे वो पैरामीटर्स अवेलेबल, यूआरएल में। तो जब भी आपके पैरामीटर्स यूआरएल में अवेलेबल हो उनको गेट पैरामीटर्स बोला जाएगा। वो पैरामीटर्स जो रिक्वेस्ट के बॉडी में अवेलेबल हो। अब बॉडी क्या होती है रिक्वेस्ट की वो समझ लीजिए। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, इस रिक्वेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट के हमेशा समझ लीजिए मैक्सिमम दो पार्ट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार वो दोनों पार्ट हों, बट मैक्सिमम कितने पार्ट होते हैं, हमेशा दो। एक सेक्शन कहलाता है हेडर और एक सेक्शन सेक्शन कहलाता है बॉडी। हेडर्स तो होते ही होते हैं, हेडर्स हमेशा मिलेंगे आपको। कोई भी रिक्वेस्ट आप किसी सर्वर की तरफ भेजोगे तो वो कुछ हेडर्स के साथ जाएगा ही जाएगा। बॉडी उसमें तब हो सकता है जब वो रिक्वेस्ट क्या होगी, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। गेट रिक्वेस्ट में जनरली सिर्फ क्या होते हैं, हेडर्स होते हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट में आपके पास क्या होता है, बॉडी और हेडर दोनों होते हैं। समझ आया। और बॉडी और हेडर के कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा रिक्वेस्ट का कौन सा सेक्शन बॉडी हेडर है और कौन सा सेक्शन बॉडी है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है मैं आपको बताऊंगा जब हम वर्ब सूट को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ब सूट इन्हीं चीजों पे काम करने के लिए यूज होता है। वो यही आइडेंटिफाई करता है कि रिक्वेस्ट कहाँ, क्या रिक्वेस्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हेडर क्या है, बॉडी क्या है। हेडर के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो जो ये पोस्ट पैरामीटर्स होते हैं वो एच टी टी पी रिक्वेस्ट के कहाँ पे मिलते हैं, हमेशा बॉडी में। एच टी टी पी रिक्वेस्ट के कहाँ मिलेंगे वो, हमेशा बॉडी में। और बॉडी हमेशा कौन से रिक्वेस्ट में होती है, सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट में होती है। ठीक है, जैसे आपने क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करे, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो यूजर नेम एंड पासवर्ड वाले जो पैरामीटर होंगे जहाँ पे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है, वो उस रिक्वेस्ट के एच टी टी पी रिक्वेस्ट के कौन से सेक्शन में होंगे, बॉडी वाले सेक्शन में। समझ आया। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट के दो सेक्शन हैं, ऐसे ही एच टी टी पी रिस्पॉन्स के भी दो सेक्शन होते हैं। दो सेक्शन हो सकते हैं या होते हैं, पहला हेडर और दूसरा बॉडी। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट आप भेजते हो सर्वर की तरफ, एच टी टी पी रिस्पॉन्स आपको मिलता है सर्वर के साइड से। यही होता है। जब मैंने कल आपको आर्किटेक्चर समझाया था तो मैं आपको यही बता रहा था कि एक तरफ क्लाइंट है, फिर आपका सर्वर है, और फिर पीछे, जरूरी नहीं है मतलब 80 हो, बट कोई भी एचटीटीपी पोर्ट हो सकता है। डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस है जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। ये सर्वर है, वेब सर्वर, और ये क्लाइंट साइड है आपका ब्राउजर मान के चलिए। आप अपने ब्राउजर से टाइप किया google.com, तो google.com के सर्वर की तरफ एक रिक्वेस्ट जाएगी। इस रिक्वेस्ट को क्या बोला जाएगा, एच टी टी पी रिक्वेस्ट। क्योंकि वो प्रोटोकॉल कौन सी है जो आपके पूरे कम्युनिकेशन को हैंडल करती है, वेब कम्युनिकेशन को, एच टी टी पी प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एच टी टी पी रिक्वेस्ट आप सर्वर की तरफ भेजोगे। ठीक है, और रिस्पॉन्स आपको कौन प्रोवाइड करता है, एच टी टी पी सर्वर, सॉरी एच टी टी पी रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करेगा वेब सर्वर। ये एच टी टी पी रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। अब हो सकता है कि आपने कुछ डेटा डाला हो, जैसे मान के चलो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, आपने क्या प्रोवाइड करे यहाँ पे, अपने क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगेन एच टी टी पी रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे। रिक्वेस्ट में हेडर होगा, रिक्वेस्ट में बॉडी होगी, बॉडी के अंदर आपके क्रेडेंशियल्स लिखे होंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। वो डेटा सर्वर के पास जाएगा, तो सर्वर उसमें जो बॉडी में जो कंटेंट है, पैरामीटर्स के अंदर जो आपने वैल्यू डाली है, यूजर नेम और पासवर्ड, उसको कंपेयर करने के लिए कहाँ भेजेगा, डेटाबेस की तरफ। क्योंकि सर्वर के पास खुद तो क्रेडेंशियल स्टोर नहीं होंगे, हो सकता है सर्वर पे ही डेटाबेस हो सकता है कि ना हो। तो ये पोर्ट 80 से रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके डेटाबेस के पोर्ट की तरफ जाएगी। अब चाहे डेटाबेस कहीं और भी किसी और मशीन पे रन कर रहा हो या तो सेम मशीन पे रन कर रहा हो, बेसिकली रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपके डेटाबेस की तरफ जाएगी। और वो कौन सी लैंग्वेज के थ्रू जाएगी, किस क्वेरी के फॉर्म में जाएगी, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। क्वेरीज का मतलब क्या होता है, आप कुछ क्वेरी करोगे, आप कुछ क्वेश्चंस करोगे और आपको वहां से रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और रिस्पॉन्स ज्यादातर क्या होता है, ट्रू फॉल्स में होता है। मैक्सिमम केसेस में आपको एसक्यूएल डेटाबेस या डेटाबेस किस फॉर्म में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। तो ये हमें बता देगा कि क्रेडेंशियल्स सही है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू रिस्पॉन्स आएगा तो सर्वर आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स में बता देगा कि आप लॉग इन हो चुके हैं। अगर फॉल्स रिस्पॉन्स आएगा तो सर्वर बोलेगा कि आपके क्रेडेंशियल्स गलत है। समझ आया।
तो ये जो एच टी टी पी रिक्वेस्ट और एच टी टी पी रिस्पॉन्स है, इनके ये सेक्शन आपको पता होने चाहिए। हेडर्स एंड बॉडी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे दिखते हैं, हेडर और बॉडी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। थोड़ी देर आप रुकेंगे, बब सूट को जब यूज करेंगे तब हम लोग ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट समझ आया आप लोगों को। गेट पैरामीटर्स वो होते हैं जो यूआरएल पे मिलेंगे आपको। पोस्ट पैरामीटर्स हमेशा एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बॉडी सेक्शन पे मिलते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बॉडी सेक्शन में आपको मिलेंगे पोस्ट पैरामीटर्स। नहीं, यूआरएल पे नहीं होंगे। यूआरएल पे होंगे तो वो, हाँ तो हेडर भी है बॉडी भी है। जो पोस्ट पैरामीटर्स होते हैं वो बॉडी में ही होते हैं, ठीक है। जब आप, मैं बताऊंगा आपको, रिक्वेस्ट चेंज करके भी देखोगे ना आप रिक्वेस्ट को, अगर हम लोग रिक्वेस्ट को चेंज कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है सर्वर उस तरीके की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। जैसे आप पोस्ट रिक्वेस्ट को अगर गेट में चेंज करोगे तो जो पैरामीटर्स बॉडी में थे वो कहाँ चले जाएंगे, यूआरएल में। आप गेट को पोस्ट में कन्वर्ट करोगे तो जो चीजें यूआरएल पे थी वो कहाँ चली जाएंगी, बॉडी में। बट डिपेंड करता है कि आपका सर्वर उस तरीके की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। हो सकता है कि उसे क्रेडेंशियल्स लेने हैं तो वो सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट में ही क्रेडेंशियल्स लेगा, गेट में नहीं लेगा। ठीक है, तो वो चीजें अगेन टेस्ट करनी पड़ती है, चेक करनी पड़ती है कि कैसे काम कर रही है। बट अभी आप फोकस करिए पैरामीटर्स क्या होते हैं और कहाँ पे मिलते हैं, तो ये चीज समझ आ गई। दो चीजें। तीसरा होते हैं हेडर पैरामीटर्स। अभी मैंने हेडर की बात करी। हेडर सेक्शन में बहुत सारे आपको हेडर्स मिलेंगे, उनको हेडर्स ही बोला जाता है, इंडिविजुअल हेडर्स होते हैं। उन हेडर्स में पैरामीटर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको दो हेडर बताए थे जब हम लोग सेशन हाईजैकिंग कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों को दो हेडर बताए थे। एक रिस्पॉन्स हेडर था जिसका नाम था सेट कुकी, याद है ये वाला। जब सर्वर आपको कुकीज प्रोवाइड करता है तो वो किस हेडर के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है, सेट कुकी के नाम से। और जब आप, आपके ब्राउजर पे कुकीज आके स्टोर हो गई हैं, अब आप इसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट भेजोगे तो वो सारी रिक्वेस्ट कौन से हेडर के थ्रू जाएंगी, कुकी हेडर के थ्रू। कुकी, सिर्फ कुकी हेडर के थ्रू आपकी बाकी सारी रिक्वेस्ट जाएंगी। तो ये एक हेडर है। ऐसा नहीं है, कुकीज आपके सिस्टम के स्पेस को वो कर सकती है, मेमोरी को कंज्यूम कर सकती है। हाँ, तो एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि कभी कभी जैसे वेबसाइट की कुछ फंक्शनैलिटी होती है, वो लोकेशन बेस्ड फंक्शनैलिटी हो सकती है कि आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोडक्ट दिखा सकता है, एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता है। इसलिए वो आपसे बोलता है कि आप एड्स को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि कुछ कुकीज ऐसी होती हैं जिससे वो आपके लोकेशन को ट्रैक करता है। अगर आप नहीं करोगे एक्सेप्ट तो वो कुकीज आपके में नहीं आएंगे, और हो सकता है कि उस कुकी के ना आने से वेबसाइट काम ना करे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुकीज ऐसा नहीं है हार्मफुल होती है। कुकीज नॉर्मल एक एक पार्ट होता है आपके रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, और उनके थ्रू आपका सर्वर कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई कर रहा होता है। वो आपको ट्रैक कर सकता है कुकीज के थ्रू कि आप क्या कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, ये चीजें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको वो हार्म करेंगे, आपके सिस्टम में मालवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर की तरह कुछ काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हेडर बताया था सेट कुकी। ये रिस्पॉन्स हेडर था, एचटीटीपी रिस्पॉन्स हेडर। रिस्पॉन्स हेडर मतलब ये आपको सर्वर देता है। और एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर क्या था, कुकी के नाम से था। तो इन हेडर्स के मैंने आपको बताए थे, इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। कुकी वन, फिर उसके आगे उसका वैल्यू, तो एक पैरामीटर ही तो है ये। फिर आप आगे क्या होगा अगला, कुकी टू, उसका वैल्यू कुछ होगा। कुकी थ्री, उसका कुछ वैल्यू होगा। तो ये भी क्या कहलाते हैं आपके हेडर पैरामीटर्स। हेडर पैरामीटर्स बहुत मतलब वल्नरेबल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बट हाँ हो सकते हैं वल्नरेबल। अगर आपने टेस्ट नहीं किया, हो सकता है कि हेडर पैरामीटर ही वहां पे वल्नरेबल था। ठीक है, तो हेडर पैरामीटर्स भी होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, हेडर पैरामीटर्स आपके हेडर्स के अंदर जो वैल्यूज हैं उनके अंदर अगर आप चेंजेस करते हो, कुछ डेटा डालते हो, तो वो डेटा के अकॉर्डिंग भी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई की जा सकती है। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, अब इसको समझ लीजिए। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज होती है वेबसाइट की, वो क्यों होती है, अगर आप इसका ये चीज समझ गए कि क्यों वल्नरेबिलिटीज निकलती हैं वेबसाइट पे, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारी वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, आगे जाके आप जितनी भी वल्नरेबिलिटीज पढ़ोगे सभी का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपने सर्वर को कुछ डेटा प्रोवाइड किया, अब कहीं ना कहीं जैसे हम लोग किसी सिस्टम को हैक करते हैं तो हम कुछ कमांड्स भेजेंगे तभी सिस्टम हैक होगा। जैसे आप एनमैप यूज करते थे, तो एनमैप से आपने स्कैन किया तो कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तभी उसके रिस्पॉन्स में आपको पता चल रहा था कि उस पर क्या वर्जन है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कौन सा पोर्ट ओपन है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, आप वेब की तरफ, वेब या वेब सर्वर की तरफ या वेब एप्लीकेशन की मदद से सर्वर की तरफ आप कुछ मेलिशियस कंटेंट भेजोगे। वो मेलिशियस कंटेंट कहाँ भेजोगे, किसी ना किसी पैरामीटर में डाल के। तो इसलिए पैरामीटर निकालने जरूरी होते हैं, पता होने चाहिए आपको पैरामीटर्स कहाँ कहाँ है वेबसाइट पे। गेट पैरामीटर, पोस्ट पैरामीटर, हेडर पैरामीटर, इन पैरामीटर्स में आप कुछ वैल्यू डालोगे।
वो वैल्यू मेलिशियस होगा। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ उसको एज अ कमांड आपका सिस्टम रन कर रहा है अपने शेल पे। ये एक वल्नरेबिलिटी है, इसको बोलते हैं कमांड इंजेक्शन। वैसे ही आपने कुछ पैरामीटर में कुछ ऐसी वैल्यू डाल दी जो आपको लग रहा है कि शायद डेटाबेस उससे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया। आपने उसके अंदर कोई ऐसी वैल्यू डाल दी, कुछ मेलिशियस ऐसा वैल्यू डाल दिया जिससे आपको लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट का कोड क्लाइंट साइड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई। तो इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज होती हैं, और ये तब होती हैं जब सर्वर आपके दिए हुए कंटेंट पे ट्रस्ट करता है। वो चेक नहीं करता है कि यूजर ने जो कंटेंट दिया है वो मेलिशियस हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसे लगता है कि ठीक है, आपने जो दिया है उसको बिना चेक करे उसको एग्जीक्यूट कर देता है, उसको जहां पे भी वो यूज कर रहा होता है उसको यूज करता है। ठीक है। और इसी चक्कर में आपके वल्नरेबिलिटीज आती हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं उस वेबसाइट पे या सर्वर पे। समझ आया? तो डेटा हमेशा आप किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे होते हो? पैरामीटर्स के थ्रू। इसलिए पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी सिर्फ ऐसी ही वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो पैरामीटर बेस्ड होती हैं। आपने कुछ कंटेंट डाला, वो कंटेंट सर्वर पे गया एचटीटीपी रिक्वेस्ट की मदद से, सर्वर ने आपके दिए हुए डेटा को कैसे यूज करा, इसकी वल्नरेबिलिटी होती है सारी। मैंने कुछ डेटा डाला, अब हो सकता है कि वो उस डेटा को अपने शेल पे एग्जीक्यूट कर रहा हो सकता है कि उसको क्लाइंट साइड मतलब यूजर को वापस भेज रहा हो ताकि वो आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर जाए, या फिर हो सकता है कि उसको डेटाबेस की तरफ भेज रहा हो, या फिर हो सकता है कि उस जो भी आपने वैल्यू दिया है उस नाम की पूरे सिस्टम में फाइल ढूंढ के आपके सामने उसको प्रिंट कर दे। है ना? जैसे आपने मान के चलो आपने डाला कि पास डब्ल्यू डी, तो हो सकता है पूरे सिस्टम में पास डब्ल्यू डी नाम की फाइल ढूंढे और आपके सामने उसका कंटेंट प्रिंट कर दे। वो हर चीज डिपेंड करती है कि आपके दिए हुए इनपुट को सर्वर कैसे हैंडल कर रहा है। और अगर वो बिना उसको सैनिटाइज करे, बिना आपके इनपुट को सैनिटाइज करे, मतलब बिना आपके इनपुट में ये चेक करे कि कुछ मेलिशियस है या नहीं है, बिना उसको फिल्टर करे अगर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो वल्नरेबिलिटीज आएंगी। समझ आया? तो वल्नरेबिलिटीज निकालने के लिए आपको पैरामीटर्स में वैल्यू डालनी पड़ेंगी। वो वैल्यूज कैसे सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। हो सकता है कि आपने कमांड डाली, कमांड का आउटपुट आपको देखने के लिए मिल गया रिस्पॉन्स में। आपने हु एम आई डाला, हु एम आई का आउटपुट मिल गया। कोड नहीं, कुछ नहीं, आपको बस पैरामीटर होंगे। पैरामीटर मैंने आपको दिखाया था ना लास्ट क्लास में। पैरामीटर्स आपके से यूआरएल के पैरामीटर्स दिखाए थे, आईडी इक्वल्स टू या फाइल इक्वल्स टू, ऐसे पैरामीटर्स होंगे। अब इसके आगे आप डाल दो कुछ भी कमांड या कुछ भी, जैसे आपने आपको लग रहा है कि मैं जो भी यहाँ पर चीज डाल रहा हूँ उसको वो सर्वर पे एग्जीक्यूट करेगा, तो मैंने एलएस डाल दिया। हो सकता है एलएस कमांड का आउटपुट आपको रिस्पॉन्स में देखने के लिए मिल जाए। क्या होता है? कहाँ पे? नहीं, हैशटैग का मतलब होता है फ्रेगमेंट। आपके यूआरएल में फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं हैशटैग के फॉर्म में। हैशटैग का मतलब होता है, जैसे मैं आपको कल यूआरएल एक्सप्लेन कर रहा था, तो हैशटैग अगर आपको यूआरएल पे दिखाई दे तो उसका मतलब है कि उसके बाद वाली सारी चीजों को वो एज अ कमेंट कंसिडर करता है, एज अ यूआरएल फ्रेगमेंट कंसिडर करता है उन चीजों को। वो आपके वेब पेजेस नहीं होते हैं। जैसे एक दोबारा से दिखाया था आप लोगों को, कुछ भी आप लोगों ने लिखा या ऐसे ही समझ लो उसको। अब ये जो हेलो लिखा हुआ है ये एज अ कमेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्राउजर होता है, आपका जो सर्वर होता है, वो हैश के बाद वाले कंटेंट को कमेंट की तरह कंसिडर करता है। और इसको कमेंट नहीं बोला जाता, इसको बोलते हैं यूआरएल फ्रेगमेंट, क्योंकि इन चीजों का आपके क्लाइंट साइड में कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे आपको पेज में स्क्रॉल करना होता है, तो स्क्रॉल करने के लिए ये वाला पैरामीटर यूज किया जाता है कि आपको पेज के किस सेक्शन पे जाना है, तो वो इसके आगे जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको उस सेक्शन पे लेके जाता है पेज के। ठीक है, तो ये हैश फंक्शन होता है, ये आपका यूआरएल फ्रेगमेंट कहलाता है। तो अभी इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं है, जब आप डब्ल्यूपीटी पढ़ोगे तब इसका अपने आप यूज आ जाएगा वहां पे। ठीक है। तो हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई से पता चलता है सिर्फ, हाँ, आपको हर एक पैरामीटर को मैनुअली टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए वेबसाइट की जो वल्नरेबिलिटीज होती है उनको आइडेंटिफाई करना टफ भी होता है और बहुत क्रिटिकल भी होता है, क्योंकि किसी ने हो सकता है किसी ने चेक ही नहीं करा हो इस तरह की कोई वल्नरेबिलिटी, और आपने टेस्ट कर लिया तो आपको आउटपुट मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल बेच सकते हो, आपको टेस्ट करना पड़ेगा हर एक पैरामीटर को, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पैरामीटर, अब देखो कुकी वाले पैरामीटर्स का चांसेस है एसक्यूएल इंजेक्शन से ज्यादातर। क्यों? क्योंकि जो जो कुकीज होती हैं वो कहाँ पे सेव होती हैं? डेटाबेस में। अब आपको ये चीज सोचना पड़ेगा
ये जो पैरामीटर, अब जैसे पैरामीटर का नाम फाइल है, अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि हो सकता है कि पूरे सिस्टम में से कोई भी फाइल मेरे सामने ओपन करके मेरे को प्रोवाइड कर दे। तो आप यहाँ पे कोई पाथ डाल दोगे कि मुझे ये फाइल ओपन करनी है, अगर आपको उसका आउटपुट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी है। तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको लग रहा है आईडी पैरामीटर भी डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, वो ये बता रहा है कि जिस यूजर की आईडी आप यहाँ डालोगे उसकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। तो आप, हो सकता है कि आपको लगे कि ये डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करोगे। तो ऐसे पैरामीटर्स खुद आपको थोड़े सोचने पड़ेंगे। जब आप जितनी वल्नरेबिलिटीज आप निकालना स्टार्ट करोगे, उतने ज्यादा दिमाग आपका चलेगा कि हाँ ये पैरामीटर इस चीज के लिए हो सकता है, ये वाला इस चीज के लिए हो सकता है। एसक्यूएल का वर्क एसक्यूएल इंजेक्शन में, आप एसक्यूएल की आप डेटाबेस की तरफ एसक्यूएल क्वेरीज भेजोगे, और मेलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज। नॉर्मली सर्वर कुछ ना कुछ भेज रहा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपने कुछ डेटा प्रोवाइड करा, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करे, तो सर्वर एचटीडी ये एसक्यूएल की क्वेरी भेजेगा किसकी तरफ, डेटाबेस की तरफ। तो इसने क्वेरी लिख रखी होगी ना अपने एंड पे कि जब भी कोई यूजर यूजर नेम पासवर्ड डाले तो ये क्वेरी मुझे सर्वर की तरफ भेजनी है। अब जैसे ये क्वेरी जाएगी, अब अटैकर क्या करेगा, उसके अंदर कुछ मेलिशियस डाल देगा इस क्वेरी के साथ। हाँ, मतलब वो जो डेटा आपने प्रोवाइड करा ना, यूजर नेम पासवर्ड, उसी यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर ही एडमिन की जगह कुछ और प्रोवाइड कर देगा, यूजर नेम की जगह कुछ और, पासवर्ड की जगह कुछ मेलिशियस कंटेंट, जिसको अगर आपका सर्वर चेक नहीं कर रहा है और डायरेक्टली आपके दिए हुए डेटा को एज इट इज वो एसक्यूएल क्वेरी के अंदर डाल रहा है, तो वो वल्नरेबल है। और आपका आउटपुट आपको कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड करेगा, जो डेटा आपने एक्सेस करने का ट्राई किया हो। पैरामीटर्स क्लियर है सभी को? पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना, क्योंकि मैक्सिमम जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो पैरामीटर बेस्ड वल्नरेबिलिटीज ही होती हैं। समझ आया? चलिए, अब एक टूल हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको सेटअप कर लेते हैं, बर्ब सूट को, क्योंकि उसको सेटअप करना जरूरी है। उसके बाद आपको ये पैरामीटर्स और अच्छे से समझ आएंगे कि हेडर्स क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये इसके ऊपर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली इनको समझ लेंगे। तो बर्ब सूट कैसे इंस्टॉल करना है उसको समझ लीजिए आप लोग। काली में पहले से होता है, ठीक है। बर्ब सूट के भी दो वर्जन होते हैं। पहला है कम्युनिटी और दूसरा है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो होता है बबसूट का वर्जन, वो पेड होता है। एंटरप्राइज सॉल्यूशन है जो आप परचेज कर सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन परचेज कर सकता है। कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जिसमें ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी कम होती है। सारी चीजें आपको कम्युनिटी में नहीं मिलती हैं, और थोड़ा स्लो भी होता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्लो होता है, खासकर जब आप ब्रूट फोर्स कर रहे होते हो। ठीक है। तो कम्युनिटी एडिशन आप यूज कर सकते हो, काली में आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिलता है। बाकी आप प्रोफेशनल, जब आप WPT वगैरह करोगे तब मैं आपके सिस्टम पे प्रोफेशनल भी सेटअप करवा दूंगा, बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ कम्युनिटी एडिशन यूज करना सीखेंगे। चाहे आप प्रोफेशनल यूज करो, कम्युनिटी करो, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, सेटअप का प्रोसेस सब सेम ही रहेगा। तो काली में पहले से है। अगर विंडोज में डालना है तो आप वेबसाइट पे जाइए, डाल के रख सकते हैं आप लोग, विंडोज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके वेबसाइट पे जाइए। जो ये प्रोडक्ट है, ये एक कंपनी का है, इस कंपनी का नाम है पोर्ट स्वीगर। ठीक है। तो आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कर लीजिए बर्ब सूट डाउनलोड, तो आपको वेबसाइट जो दिखाई देगी वो होगी पोर्ट स्वीगर की। ये वो कंपनी है जिसने बर्ब सूट प्रोडक्ट को बनाया है, डिजाइन करा है। ठीक है। तो आप लोग इस पे क्लिक करके अगर विंडोज के लिए डाउनलोड करना है अलग से तो आप कर सकते हो। आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाइए, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लीजिए। आपको विंडोज के लिए करना है तो विंडोज x64। और जो भी प्रोफेशनल एडिशन का नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके लिए आपको की चाहिए, की रिक्वायर्ड होगा, लाइसेंस की चाहिए पड़ेगा। अभी आप क्या करेंगे, सिर्फ कम्युनिटी एडिशन को आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, अगर विंडोज में सेटअप करना चाहते हैं तो। ठीक है। काली में पहले से ही आपको मिलेगा, तो काली में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। काली में बस आप ऊपर जाके सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके मशीन में पहले से बकसूट है।
क्या करो? हाँ, कम्युनिटी ही मिलेगा, प्रोफेशनल नहीं मिलेगा ना, प्रोफेशनल पेड होता है। कम्युनिटी ही मिलेगा आपको। प्रोफेशनल का आपको मिल जाता है फ्री में। आप लोग गिटहब वगैरह पे देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको सेटअप कराऊंगा जब आप WPT वगैरह करेंगे ना। चलिए, तो बग सूट को स्टार्ट कैसे करेंगे आप टर्मिनल पे आइए, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए बग सूट एप्लीकेशंस पे जाके। अदरवाइज आप बग सूट को रन करने के लिए कमांड टाइप कर सकते हैं, बग सूट, एंड लास्ट में % लगा देंगे ताकि ये बैकग्राउंड में रन करे। जैसे आप एंटर करोगे तो बग सूट का जो कम्युनिटी एडिशन है वो आपके सामने आ जाएगा। अब इसको सेटअप करने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो प्रोसेस आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। बर्ब सूट क्या है बेसिकली, पहले इस पे बात करते हैं तो आपको थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, बर्ब सूट को एक प्रॉक्सी टूल बोला जाता है। प्रॉक्सी वर्ड का मतलब क्या होता है? हम्म, नहीं, प्रॉक्सी का जो मेन मतलब है वो क्या होता है? वो तो आप लोग हाइड करते हो, हाइड कैसे होता है, क्यों होता है हाइड आपका डेटा? क्योंकि आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कोई और भेज रहा होता है। मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रॉक्सी का वो यही होता है ना। जैसे मान के चलो, अब आप अभी रिक्वेस्ट आप भेज रहे थे सर्वर की तरफ, अब आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कोई और भेज रहा है, आपने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी एक प्रॉक्सी की तरफ, और वो रिक्वेस्ट आगे कौन भेज रहा है? प्रॉक्सी, तभी तो आपका IP हाइड हो जाता है। तो प्रॉक्सी का जो मेन मतलब है वो ये है कि आपकी रिक्वेस्ट को आपके बिहाफ पे कोई और आगे फॉरवर्ड कर रहा है। ये मतलब होता है प्रॉक्सी का। ठीक है। अब यहाँ पर बर्बसूट को एज अ प्रॉक्सी टूल इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि अभी क्या हो रहा होता है, इसी चीज में आप ऐसे समझिए कि ये पूरा आपका एक सिस्टम है। ये आपका सिस्टम है, जहां पर पहले सारी रिक्वेस्ट कौन भेज रहा होता था? ब्राउजर। वेब की सारी रिक्वेस्ट कौन भेजता है? ब्राउजर। आपने ब्राउजर पे गए, आपने टाइप किया google.com, और वो रिक्वेस्ट फाइनली यहाँ से आपके सिस्टम से निकल के कहाँ चली गई? गूगल के वेब सर्वर की तरफ। अब वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड आप किसको करोगे पहले? बबसूट को। बबसूट यहाँ पे क्या है? एक प्रॉक्सी टूल की तरह काम करेगा। आपके ब्राउजर से निकली हुई सारी रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाएगी? बबसूट की तरफ। और फिर बर्बसूट उसको आगे फॉरवर्ड करेगा आपके सर्वर की तरफ। क्योंकि हम लोग बर्बसूट पे क्या करेंगे, उन सारे उस रिक्वेस्ट में जो भी हेडर है, बॉडी है, उनको चेक करोगे, उनको टेस्ट करोगे। क्योंकि अभी तक क्या होता है, हमें कुछ नहीं दिखता है। आप रिक्वेस्ट भेजते हो, आपने कब हेडर देखे, कब कुकीज के बारे में देखा कि हम लोग कुकीज भेज रहे हैं, हम लोग पैरामीटर्स क्या भेज रहे हैं? कभी नहीं दिखते आपको ये चीजें। आपको सिर्फ एक URL दिख रहा होता है, URL के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके साथ और कुछ नहीं जाता है, बहुत सारा कंटेंट होता है हेडर्स और बॉडी के फॉर्म में। तो वो कंटेंट को एनालाइज करने के लिए, उसमें कोई वल्नरेबल कंपोनेंट है या नहीं, उसको देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ता है? बर्ब सूट। और इसलिए बर्ब सूट को एक प्रॉक्सी टूल बोला जाता है। तो प्रॉक्सी का मतलब समझ आया? पहले रिक्वेस्ट आप डायरेक्टली भेज रहे थे ब्राउजर से अपने, वो सर्वर तक जा रही थी। अभी आपका ब्राउजर रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा पहले? प्रॉक्सी की तरफ, जो बर्ब सूट है। और बर्ब सूट फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा जहां पे भी भेजना चाहते हैं, और दोनों चीजें आपके सिस्टम पे ही रन करेंगी। कहीं और रन नहीं करेगा प्रॉक्सी, आपके सिस्टम पे ही रन करेगा, क्योंकि आप ही हैं वो जो टेस्ट करना चाहते हैं वेबसाइट को। समझ आया? तो जब बबसूट पे एक मिनट बस, जब बबसूट पे रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। फिर जो भी पैरामीटर्स की हम लोग बात कर रहे थे, गेट पोस्ट, क्योंकि नॉर्मली ब्राउजर से आप वो चीजें नहीं कर सकते, ब्राउजर को इस तरीके से नहीं बनाया गया कि आप उसको, उसमें हेडर्स देख पाओ, दिख जाते हैं बट उनको कंट्रोल नहीं कर सकते उनमें, आप चेंजेस नहीं कर सकते उन हेडर्स में। तो उसको चेंजेस करने के लिए, उनको देखने के लिए प्रॉपरली आप वर्कसूट जैसे टूल का यूज करते हैं। बताइए। प्रॉक्सी यहाँ पे जो हमारे सिस्टम में जो रन करेगा वो एज अ सर्वर की तरह काम करेगा, जो हमारे आईपी को हाइड कर देगा। हाइड नहीं कर रहा, ये हाइड का काम कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग हाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि आपके ही मशीन पे रन कर रहा है तो IP तो आपकी ही रहेगी। रिक्वेस्ट अभी भी आपके सिस्टम से ही जा रही है ना, सर्वर की तरफ। नहीं, आपका एक और एप्लीकेशन भेजेगा उस रिक्वेस्ट को, मतलब आपके सिस्टम पे दो एप्लीकेशन रन कर रही हैं, एक ब्राउजर और एक बर्बसूट। आप पहले ब्राउजर से डायरेक्टली भेज रहे थे सारी चीजें। अब आप अपने ब्राउजर को बोलोगे कि हमें एक प्रॉक्सी यूज करना है जो आपके ही लोकल होस्ट पे रन कर रही है, किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे। आप अपने ब्राउजर को ये इंस्ट्रक्शंस दोगे कि अब आपको जो भी रिक्वेस्ट भेजनी है वो डायरेक्टली नहीं भेजनी है, अब आपको उसको एक प्रॉक्सी की तरफ फॉरवर्ड करना है। ताकि जब वो रिक्वेस्ट को प्रॉक्सी की तरफ फॉरवर्ड करे, प्रॉक्सी उस सारे डेटा को कैप्चर करेगा, एनालाइज करने देगा आपको, और उसके बाद फिर उसको आगे सर्वर की तरफ भेजेगा।
तो अभी भी रिक्वेस्ट आपके सिस्टम से ही जा रही है, आपके ही आईपी से जा रही है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सर्वर की तरफ। समझ आया? ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को पहले, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज समझ आ गई आपको तो बॉबसूट की जो मेन ऑब्जेक्टिव है बॉबसूट को यूज करने का वो क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए, अब बॉबसूट को स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो आप इसको ओके कर दीजिए। एंड ओके करेंगे तो बॉबसूट का जो मेन्यू है वो आपके सामने आएगा। वेट करिए थोड़ा सा, और इसके साथ आप अपना ब्राउजर भी ओपन कर लीजिए, क्योंकि ब्राउजर का भी काम है यहाँ पे। इसको ना आप लोग सेटअप कर लीजिए, क्योंकि अभी करना हो अभी कर लीजिए, बाद में करना हो वीडियो देख के बाद में करना। सबसे पहले आपको इस तरीके का ऑप्शन दिखाया जाएगा, तो जहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। हाँ, तो फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं ना, इसलिए तो ओके ओके कर दीजिए उसको। एक्सेप्ट कर लीजिए टर्म्स एंड कंडीशन। फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन के लिए बोलेगा आपको। सही है। मेरा जो एडमिन अकाउंट है, जब भी मैं इससे मतलब लॉग इन करता हूँ, साइन इन करता हूँ, पासवर्ड नहीं है, तो मतलब इसका मतलब वो है कि वो जो अकाउंट है वो डिसेबल्ड है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आपका डिसेबल्ड है विंडोज। उसको पहले इनेबल करना पड़ेगा, फिर उसका पासवर्ड सेट करो, फिर अगली बार जब आप लॉग इन कर उसके थ्रू कर पाओगे फिर आप। ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पे नेक्स्ट लिखा होगा। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए। एंड फाइनली एक और ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट बर्ब। तो स्टार्ट बर्ब पे क्लिक कर लीजिए। क्या? गूगल में कौन सा फाइल? हाँ, ऑप्शन है उसमें आपके सेव करने का प्रोजेक्ट को। तो आप सेव कम्युनिटी में आपको प्रोवाइड नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? तो इस तरीके का आपको बर्बसूट का इंटरफेस दिखाया जाएगा। अब बर्बसूट जब भी आपके मशीन पे रन करेगा तो वो एक डिफॉल्ट पोर्ट आपका ओपन कर देता है। याद रखिए हमेशा, बर्बसूट जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपकी मशीन का एक पोर्ट ओपन हो जाएगा। वो पोर्ट नंबर क्या होगा? 8080। ठीक है, अगर मैं एनमैप से आगे स्कैन करूं इसको, अपने ही डिवाइस को, तो आपको पता चलेगा कि आपकी मशीन का एक पोर्ट ओपन हो चुका है। वो पोर्ट नंबर क्या होगा? 8080। ठीक है, तो बर्ब सूट क्या करता है, एक पोर्ट ओपन करता है बाय डिफॉल्ट। हर किसी के सिस्टम में यही पोर्ट ओपन होगा बाय डिफॉल्ट। जैसे एचटीटीपी का 80 पोर्ट होता है, एसएसएच का 22 होता है, बाय डिफॉल्ट यही पोर्ट ओपन होते हैं। वैसे ही बर्ब सूट जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपकी मशीन का एक पोर्ट 8080 ओपन हो जाएगा। चेंज करना चाहो आप बाद में कर सकते हो उसको चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बाय डिफॉल्ट यही रहेगा 8080। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके मशीन में कोई और सर्विस 8080 पे रन ना कर रही हो। अगर कोई और सर्विस 8080 पे रन कर रही होगी तो ये बग सूट फिर प्रॉपरली रन नहीं कर पाएगा। वो आपको यहाँ पे बता देगा कि पोर्ट चेंज करना पड़ेगा आपको, तो आप बग सूट का फिर पोर्ट चेंज करेंगे। तो अभी क्या पता चला हमें, हमारे मशीन का एक पोर्ट ओपन हो चुका है, पोर्ट नंबर 8080, और लोकल होस्ट का पोर्ट है वो। तो लोकल होस्ट का आईपी क्या होता है? लोकल होस्ट का आईपी क्या होता है? 127.0.0.1। ठीक है। चलिए अब ब्राउजर पे जाइए। अभी तक ब्राउजर जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है वो डायरेक्टली किसकी तरफ भेजता है? सर्वर की तरफ, मतलब जो भी वेब सर्वर आप एक्सेस करना चाहते हो उसकी तरफ। तो आपको अपने ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि अब रिक्वेस्ट कहाँ भेजना है, प्रॉक्सी की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो वो आप दो तरीके से बता सकते हो। एक इजी तरीका है और एक थोड़ा हार्ड है जो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके पता होने चाहिए। पहले सेकंड वाला देख लेते हैं जो हार्ड है। आप क्या करोगे, आप जाइए अपने ब्राउजर की सेटिंग्स पे। आपको यहाँ पे थ्री लेयर दिखाई दे रही होंगी, इस पर क्लिक करिए। सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। ये आप किसी भी ब्राउजर पे कर सकते हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स खाली का यूज कर रहे हो, विंडोज पे क्रोम पे कर रहे हो, या विंडोज पे भी मोजिला डाल रखा है आपने, सेम सब जगह सेम ही होंगे स्टेप्स। आपको ब्राउजर की सेटिंग्स पे जाना है सबसे पहले। एंड सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रॉक्सी।
तो आपको नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स का बटन आ रहा होगा जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉक्सी कहीं ना कहीं इसके अंदर दिख रहा है। तो आप क्लिक करिए उसको। तो यहाँ पे दिखा देगा जहाँ जहाँ भी प्रॉक्सी लिखा हुआ है। अभी आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट क्या सेट होगा, या तो नो प्रॉक्सी होगा या तो यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स होगा। ठीक है। आप क्या करोगे, इसको मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर आप HTTP होस्ट में क्या HTTP प्रॉक्सी में क्या डाल देंगे, लोकल होस्ट का आईपी, जिस आईपी पे आपका प्रॉक्सी रन कर रहा है, और पोर्ट नंबर में क्या डाल देंगे आप, 8080। तो ये दोनों चेंजेस आप लोग कर लीजिए। HTTP प्रॉक्सी पे होस्ट में आप डाल देंगे 127.0.0.1, और उसके बाद पोर्ट में डाल देंगे आप 8080। उसके बाद इस वाले ऑप्शन को भी चेक कर लीजिएगा कि जब भी आपके मशीन से कोई HTTPS की भी रिक्वेस्ट जाएगी तो भी इसी प्रॉक्सी की तरफ जाए, अदरवाइज वो सिर्फ HTTP के लिए इसको यहाँ भेजेगा और HTTPS के लिए कहीं और। तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, जो नीचे वाला ऑप्शन है, एंड इसके बाद आप इसको कर दीजिए ओके। तो ये स्टेप आपको तब तब करना पड़ेगा मैन्युअली जब जब आपको बर्प सूट चलाना है। और जब नहीं चलाना है बर्प सूट, तो यहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा आपको, और किस पे क्लिक करना पड़ेगा, नो प्रॉक्सी पे, या सिस्टम यूज सिस्टम स्पेसिफाइड प्रॉक्सी, यहाँ पर साइड में ऑप्शन आया हो। ठीक है। अब ये समझ आया, ये स्टेप थोड़ा आपके लिए वो हो जाएगा कि बार बार सेटिंग्स में जाना है, फिर प्रॉक्सी सर्च करना है, फिर वहां पे ये चीजें डालनी है, या फिर हटाना है प्रॉक्सी तो नो प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। तो ये चीज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इससे दूसरा जो तरीका, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, तो अभी इसको मैं वापस से नो प्रॉक्सी कर देता हूँ, ओके कर दीजिए। जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप एक एक्सटेंशन ऐड कर लो अपने ब्राउजर में, जो वन टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वन टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद उसके थ्रू आप इजीली स्विच कर सकते हो प्रॉक्सी में या नो प्रॉक्सी में। तो उस एक्सटेंशन का नाम लिख लीजिए, फॉक्सी प्रॉक्सी। तो आप जिस भी ब्राउजर में ये चीज डाल रहे हो उसके वेबसाइट को ओपन कर लेना। जब आप फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको अलग अलग वेबसाइट्स आएंगी। जैसे एक वेबसाइट आ रही है chromewebstore.google.com। तो अगर आप क्रोम या ब्रेव ब्राउजर में ऐड कर रहे हो उसको, तो आप इस वाले लिंक पे